आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। साथ ही इससे पिछली क्लास में हमने धारा 9 को अच्छे से कवर किया था। अब इस क्लास में हम धारा 10 से स्टार्ट करेंगे। इसमें टोटल 43 धाराएं हैं साथी, जो अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है, आप सभी को पता है ये जो क्लास है, ये जो टॉपिक है वो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो साथी धारा 10 में प्रक्रिया की बात की गई है। ठीक है, प्रक्रिया यानी कि एनएचआरसी की प्रक्रिया का आयोग द्वारा रेगुलेटिंग किया जाए। ठीक है, रेगुलेटिंग किया जाए, ये चीज धारा 10 में बताई गई है। तो इसमें आप एक चीज याद रखना कि आयोग का जो अधिवेशन होता है, ठीक है, इसके लिए जो समय होता है और स्थान होता है वो अध्यक्ष तय करेगा। ठीक है, ये चीज याद रखना, कौन करेगा? अध्यक्ष तय करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, किसी भी प्रकार की प्रक्रिया के संबंध में नियम बनाने की जो शक्ति होगा साथी, वो किसके पास? आयोग के पास होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना अच्छे से। अब साथी हम धारा 11 की बात करते हैं। धारा 11 में क्या बताया गया है? तो आप कहेंगे आयोग के अधिकार एवं कर्मचारी गण। ठीक है, इनके बारे में धारा 11 में बताया गया है। ठीक है, इसको हम समझते हैं अच्छे से। इसमें साथी एक महासचिव होगा। ठीक है, एक महासचिव होगा किसमें? इस आयोग के अधिकार एवं कर्मचारी गण में, यानी इस आयोग में एक महासचिव होगा जो केंद्र सरकार के सचिव के रैंक के बराबर होगा। यानी जो केंद्र सरकार का सचिव होता है उसी के रैंक के बराबर का होगा एक महासचिव। ठीक है, दूसरा पॉइंट साथी, इन्वेस्टिगेशन के लिए डीजी रैंक का अधिकारी प्लस इसके अधीन पुलिस के कर्मचारीगण होंगे। ये चीज धारा 11 में बताया गया है। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से याद रखना। ये आयोग के संबंध में बात हो रही है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी सेक्शन 12 की बात करेंगे। सेक्शन 12 में एनएचआरसी के कृत्य एवं काम के बारे में बताता है धारा 12। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट जो है साथी, अपने आप ये काम कर सकता है या फिर पीड़ित व्यक्ति की तरफ से शिकायत दर्ज होने पर काम करेगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अथवा हाई कोर्ट के आदेश पर यह काम करेगा। दूसरा पॉइंट, मानव अधिकारों का किसी लोक सेवक के द्वारा अगर हनन होता है तब ये उसकी जांच करेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, हनन के निवारण में कोई लेख सेवक द्वारा उपेक्षा करने पर साथी ये उसकी जांच करेगा। ठीक है, सिंपल एक चीज याद रखना कि इन सब मामलों की शिकायत पर एनएचआरसी जांच करेगा। ठीक है, ये चीज अच्छे से याद रखना। ये सेक्शन 12 में है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, इसका 4 नंबर पॉइंट जो है वो ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में अनुसंधान एवं संवर्धन कर सकता है। कौन? आयोग। ठीक है, हाँ ये चीज याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए यहां से आने के चांस ज्यादा हैं। अब ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में काम कर रहे एनजीओ तथा संस्था को बढ़ावा देगा। ठीक है, ये आयोग के काम हो गए साथी, इतना याद रखना। ठीक है, ये आयोग के क्या है? काम हो गए। चलिए अब धारा 13 को समझते हैं। साथी धारा 13 इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक लाइन में इसको समझना कि एनएचआरसी की जांच से संबंधित शक्तियां हैं धारा 13 में। ठीक है, धारा 14 में जांच अधिकारी नियुक्ति करना। ठीक है, जांच अधिकारी की नियुक्ति करना साथी धारा 14 में है। धारा 15 में आयोग के सामने व्यक्तियों के बयान। ठीक है, तो व्यक्तियों के बयान से संबंधित धारा 15 है। प्रभावित व्यक्ति के सुनवाई का अधिकार धारा 16 में है। ठीक है, अब साथी धारा 17 को हम समझेंगे अच्छे से। शिकायतों की जांच यानी प्रक्रिया के बारे में बताता है। कौन? धारा 17। ठीक है, तो आप कहेंगे ह्यूमन राइट्स के अतिक्रमण की शिकायतों की जांच करते समय निम्नलिखित काम कर सकता है। कौन? आयोग। ठीक है, पहला, केंद्र या फिर राज्य सरकार या उसके अधिकारी या संगठन से आयोग तय समय में यानी तय समय सीमा में जानकारी या रिपोर्ट मांग सकता है साथी। ठीक है, जानकारी या रिपोर्ट साथी जो है, अगर तय समय सीमा में जानकारी या रिपोर्ट नहीं मिलती है तो वह स्वयं जांच करेगा। ठीक है, कौन जांच करेगा? तो आप कहेंगे आयोग। ठीक है,
तो ये धारा 17 भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। अब साथी धारा 17 के बाद हम 18 देखेंगे, जांच के बाद की कार्यवाही होगी। ठीक है, 17 में जांच की जाएगी, प्रक्रिया बताया गया है 17 में। ठीक है, फिर 18 में क्या है, उस जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी, ये धारा 18 में है। ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ देखना कि धारा 19 जो है ये बताता है आर्मेड फोर्सेस। ठीक है, ये आर्मी सेना है, इस चीज को आपको पता है। ठीक है, ये आपको पता है। तो आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा मानवाधिकार के हनन से संबंधित मामलों में प्राप्त शिकायत के संबंध में जो प्रक्रिया है वो एनएचआरसी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, वो केंद्र सरकार को बताएगा या फिर सुझाव देगा। यानी जब आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा आपके मानवाधिकार का हनन होता है तो उसमें जो एनएचआरसी है, ठीक है, एनएचआरसी जो है ये डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती है, ये केंद्र सरकार को, ठीक है, ये केंद्र सरकार को बताएगी या फिर सुझाव देगी। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये धारा 19 में आता है। ठीक है, अब धारा 20 की बात करें तो इसमें एनएचआरसी की एनुअल एवं स्पेशल रिपोर्ट की बात की गई है। ठीक है, रिपोर्ट्स क्या होता है साथी, तो कहेंगे रिपोर्ट्स ये रखी या पेश होती हैं, यानी ये रखी या पेश होंगी कहां पे, तो आप कहेंगे संसद प्लस विधानमंडल के दोनों सदनों के सामने पेश किया जाएगा इसको। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो आपका धारा 20 जो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अब साथी हम धारा 21 की बात करेंगे जो अध्याय 5 के अंतर्गत आता है। अब साथी यहां से थोड़ा चेंज हो गया है। चेंज क्या हो गया, यहाँ पे अब नेशनल ह्यूमन राइट्स कंप्लीट हुआ, अब यहां से क्या आ जाएगा, स्टेट। ठीक है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, जिसे हम राज्य मानवाधिकार आयोग कहते हैं। तो साथी इसकी बात धारा 21 में की गई है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन से संबंधित जो धारा है वो 21 है। यहां साथी क्वेश्चन बनता है कि कौन गठन करेगा, तो आप कहेंगे राज्य सरकार करेगा। ठीक है, और साथी जो इसका हेड क्वार्टर होता है उसको राज्य सरकार जहां चाहे तहां ले जा सकती है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब साथी इस आयोग का स्वरूप कैसा होता है ये चीज समझेंगे। तो इस आयोग का जो स्वरूप होता है इसमें साथी एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो या फिर न्यायाधीश रहा हो हाई कोर्ट का, तो ये चीज याद रखना। इसमें एक अन्य सदस्य होता है जो हाई कोर्ट का कोई जज हो सकता है, यानी कि वो जज रहा हो या जज है, ठीक है, अथवा या फिर दूसरा जिला न्यायालय का जज जिसे 7 साल जिला जज होने का एक्सपीरियंस हो। इन दोनों में से साथी कोई भी एक सदस्य हो सकता है। दूसरा एक सदस्य जो साथी होगा वो मानवाधिकार मामलों का जानकार होगा। ठीक है, और प्लस एक सदस्य सचिव होगा। तो ये चीज याद रखना, ये धारा 21 में अच्छे से बताया गया है। ठीक है, धारा 22 की बात करें साथी तो इसमें स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष में सदस्यों की नियुक्ति की बात की गई है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो एसएचआरसी है इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की बात धारा 22 में की गई है, इस चीज को याद रखना। तो साथ ही हम कहेंगे इनका अपॉइंटमेंट, यानी इन सदस्यों का, इन अध्यक्ष का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, इनको अपॉइंट कौन करेगा, तो आप कहेंगे इनको राज्यपाल द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, लेकिन कैसे, एक समिति की सिफारिश पे। ठीक है, एक समिति की सिफारिश पे। तो इस समिति का स्वरूप कैसा होता है साथी, तो साथी समिति में एक अध्यक्ष होता है जो सीएम होता है। ठीक है, कौन होता है, सीएम होता है। इसमें अन्य सदस्य होते हैं साथी, अन्य सदस्य जैसे होम मिनिस्टर होते हैं जिन्हें गृह मंत्री कहते हैं, और विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष भी शामिल होता है। ये चीज याद रखना। यदि विधान परिषद है तो, ठीक है साथी, यदि विधान परिषद है तो परिषद का सभापति और नेता प्रतिपक्ष भी शामिल होते हैं इस समिति में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है साथी, याद रखना। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
धारा जो 22 है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब साथ ही धारा 23 की बात करते हैं। ठीक है, धारा 23 को हम अच्छे से समझते हैं। इसमें साथी एसएचआरसी अध्यक्ष व सदस्यों का त्यागपत्र या हटाया जाना से संबंधित है। यानी उनके जो अध्यक्ष हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे या फिर इनको हटाना है तो कैसे हटाया जाएगा, ये सारी चीजें धारा 23 में आती हैं। ठीक है, तो समझते हैं साथी, अगर ये त्याग पत्र देते हैं, ठीक है, तो ये राज्यपाल को देंगे। किसको देंगे, तो आप कहेंगे ये राज्यपाल को देंगे। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, राज्यपाल को देंगे। लेकिन अगर इनको हटाया जाना है तो कौन हटा सकता है, तो आप कहेंगे राज्यपाल हटा सकता है। ठीक है, यानी ये राज्यपाल द्वारा हटाए जा सकते हैं। कौन से रीजन हो सकते हैं जिनसे ये हटाए जाएंगे, तो आप कहेंगे साबित कदाचार, अर्थात वो भ्रष्टाचारी हो गए हो तब उन्हें हटाया जा सकता है, या फिर अयोग्य हो गए हो। ठीक है, यानी कि अगर सदस्य अयोग्य सिद्ध हो जाता है तो उसे राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, तो सदस्यों को हटाने का और त्यागपत्र का जो प्रावधान है वो साथी धारा 23 में है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब साथी धारा 24 की बात करते हैं। धारा 24 में अब अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि की बात की गई है। ठीक है, तो अध्यक्ष और सदस्यों की जो पदावधि है साथी वो क्या है, तो आप कहेंगे ज्वाइनिंग डेट से लेकर साथी 3 साल तक या फिर 70 साल पूरी होने तक है। ठीक है, ये याद रखना अच्छे से। ठीक है, यहां नोट करके लिखा है साथी कि दोबारा अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना, ये धारा 24 में है। अब धारा 25 की बात करते हैं। धारा 25 को ध्यान से सुनना साथी। यदि स्टेट कमीशन का अध्यक्ष अनुपस्थित हो, ठीक है, यानी वो उपस्थित नहीं है या किसी कारण से कार्य नहीं कर पा रहा है, तो आयोग का कोई अन्य सदस्य अंतरिम अध्यक्ष की तरह काम करेगा। ये चीज धारा 25 में साफ साफ बताया गया है। ठीक है, धारा 26 में साथी टर्म एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट कमीशन, ठीक है, स्टेट कमीशन की बात की गई है। अर्थात राज्य आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें जैसे वेतन हो गया, कार्य हो गया, छुट्टियां आदि, ये सब चीजें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होंगे। ठीक है, ये सब किसके द्वारा होंगे, तो आप कहेंगे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होंगे। ये धारा मोस्ट इंपोर्टेंट है साथी। ठीक है, ये धारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस चीज को याद रखना। अब धारा 27 की बात करें साथी, तो इसमें ऑफिसर्स एंड अदर स्टाफ ऑफ द स्टेट कमीशन, अर्थात राज्य सरकार के लिए कार्यालय, कार्यकारी या फिर अन्य कर्मचारी, इन सब की नियुक्ति जो है साथी वो कार्मिक सरकार द्वारा की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। ठीक है, यूपीएसआई के एग्जाम में। तो ये धारा 27 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। धारा 28 की बात करें साथी, तो ये एनुअल व स्पेशल रिपोर्ट से संबंधित है। ठीक है, अब धारा 29 की बात करें साथी, तो ये एनएचआरसी की जो कुछ धाराएं हैं साथी, इस चीज को ध्यान से सुनना। जो एनएचआरसी की कुछ धाराएं हैं जैसे 9 से लेके 16 तक साथी, ठीक है, ये एसएचआरसी पर भी लागू होंगी। ठीक है, यानी जो नेशनल साथी, ठीक है, इस चीज को याद रखना, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है साथी, इसकी कुछ धाराएं जो हैं वो स्टेट ह्यूमन कमीशन पर लागू होंगी। ठीक है, ये चीज याद रखना अच्छे से। इसका मतलब क्या है साथी, इसका मतलब यही है कि कमीशन को स्टेट कमीशन माना जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब साथी धारा 30 की बात करेंगे जो अध्याय 6 के अंतर्गत आता है। ठीक है, धारा 30 में मानव अधिकार न्यायालय यानी कि एचआरसी के बारे में बात करता है। एचआरसी यानी कि इस चीज को अच्छे से याद रखना। यहाँ पे एचआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप कहेंगे ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन राइट्स कोर्ट। ठीक है, ये चीज याद रखना अच्छे से। तो धारा 30 में बताया गया है कि इसका गठन जो है साथी कैसे होगा, कौन करेगा इसका गठन,
तो आप कहेंगे राज्य सरकार करेगी। ठीक है, कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी, प्रत्येक जिले में करेगी। ठीक है, राज्य सरकार करेगी और प्रत्येक जिले में करेगी। साथ ही जो सेशन होता है, जो सत्र होता है या फिर जिला न्यायालय, ठीक है, इनको ही साथी एचआरसी बनाया जाएगा। ठीक है, बनाया एचआरसी मतलब इनको ही क्या किया जाएगा? ह्यूमन राइट कोर्ट बनाया जाएगा। ठीक है, जो सेशन सत्र होता है साथी या जिला न्यायालय होते हैं, इन्हीं को एचआरसी यानी कि ह्यूमन राइट्स कोर्ट बनाया जाएगा। ठीक है, अब साथी क्यों बनाया जाएगा? ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों बनाया जाएगा। तो आप कहेंगे ह्यूमन राइट्स के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, धारा 31 में बात किया गया है विशेष लोक अभियोजन और साथ ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, ये दोनों नाम जो है साथी अच्छे से याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। तो प्रोसिक्यूटर जो होता है साथी और ये जो विशेष लोक अभियोजन होता है साथी, ये सब सरकारी वकील होते हैं। ठीक है, ये कौन होते हैं? तो आप कहेंगे ये सरकारी वकील होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब साथी राज्य सरकार द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये राज्य सरकार द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा, इस चीज को याद रखना। ये 7 साल वकालत का इनके पास एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, लेकिन कहां का एक्सपीरियंस होता है? तो आप कहेंगे ह्यूमन राइट्स कोर्ट में। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये धारा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब साथी हम धारा 32 की बात करते हैं। ठीक है, धारा 32 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एनएचआरसी को अनुदान देना है। ठीक है, तो ये धारा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना याद रखो कि ये प्रावधान धारा 32 में है। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एसएचआरसी को अनुदान देगी। ठीक है, ये धारा 33 में है। अब साथी जो ये धारा 34 है, इसमें साथी एसएचआरसी के खातों का कैश ऑडिट, ये चीज धारा 34 में शामिल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखना। अब साथी हम बात करते हैं जो धारा 35 है। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देना है। जो 35 है ये एनएचआरसी के खातों का कैश से ऑडिट है। ठीक है, यानी कि धारा 34 जो है साथी, धारा 34 में एसएचआरसी के खातों का कैश से ऑडिट है और धारा 35 जो है साथी, इसमें एनएचआरसी के खातों से कैश से ऑडिट है। ठीक है, तो 34 35 याद रखना। 34 में स्टेट के लिए है, 35 में नेशनल के लिए है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना, 34 और 35। ठीक है, अब साथी हम बात करते हैं धारा 36 की। तो धारा 36 में साथी ये शामिल, याद रखना। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी लाइन इधर उधर हो चुकी है, इसलिए ये चीज अच्छे से समझ लेना। ठीक है, इसको हम थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, ये चीज याद रखना। धारा 36 में है अदालत में साथी लंबित या 1 साल पुराने मामलों की जांच जो है आयोग नहीं करेगा। ठीक है, ये धारा 36 में साफ साफ लिखा हुआ है, तो इस चीज को याद रखना। धारा 36 में साफ साफ क्या बताया गया है कि जो 1 साल पुराने मामले हैं उनकी जांच आयोग नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना अच्छे से आप। चले अब धारा 37 की बात करते हैं। धारा 37 में साथी गंभीर मामलों के लिए सिट का गठन है। ठीक है, सिट का गठन है। ठीक है, लेकिन साथी किसकी सिफारिश पर होगा? तो आप कहें केंद्र सरकार या राज्य सरकार आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, ये चीज धारा 37 में है, इसको याद रखना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है साथी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी प्रकार 38 भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आयोग के कार्यों पर गुड फेथ में कानूनी सुरक्षा की बात की गई है, जो धारा 38 में आती है। इसी प्रकार से 39 साथी, इसमें एनएचआरसी और एसएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्य सभी लोक सेवक होंगे। ये चीज बताया गया धारा 39 में। ठीक है, यानी एसएचआरसी के जो सदस्य हैं और एनएचआरसी के जो सदस्य हैं, ये सभी लोग लोक सेवक होंगे। ठीक, यानी पब्लिक सर्वेंट होंगे। ये चीज धारा 39 में बताया गया। धारा 40 में साथी केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति है। ठीक है, यानी धारा 40 में क्या बताया गया है कि केंद्र सरकार की नियम बनाने की
शक्ति है, ये धारा 40 में है। राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति 41 में है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। केंद्र सरकार है, नेशनल की बात कर ले तो यहाँ पे 40 आएगा, इन धारा 40, और राज्य स्टेट की बात कर ले तो यहाँ पे धारा 41 आएगा। ठीक है, अब धारा 42 जो है साथी और धारा 43 ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इनको हमने नहीं लिखा है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं। तो साथी ये 43 जो धाराएं थी ये अच्छे से कवर हो गई हैं। अब साथी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथी, और दोस्तों में वीडियो को शेयर करना। अगली टॉपिक जो आएगी साथी उसको हम और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।